मैं सचिन गौड़ एक बार पुनः फिर आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं और मैं आज की क्लास फिर बच्चों आपके लिए इन्वायरमेंट साइंस की लेकर आया हूं। जो बच्चे चैनल के साथ नए हैं उन सभी बच्चों को वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बच्चों आज का जो संडे है ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर आज की जो क्लास है लगभग 20 मॉक टेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। उन सभी 20 क्वेश्चंस को टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं के पुराने पेपरों से उठाकर शामिल किया गया है। तो सभी बच्चे आज का जो सेशन है उसे बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। प्रत्येक दिन की तरह सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस देनी है, उसके बाद क्लास के साथ जुड़ जाना है। चलिए सभी बच्चे अटेंडेंस देंगे जय हिंद लिखकर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। बच्चों पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर है बच्चों, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है। चलिए अरे भाई तेजी के साथ जो है सभी बच्चों को आंसर देना है। यदि आपको थोड़ा सा जो है उपभोक्ता उत्पादक इनका डायग्राम कल पिरामिड पढ़ाया गया था, यदि वो आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है। एक है आपके पास बच्चों ए विकल्प खाद्य क्रम, एक बी है खाद्य श्रृंखला, एक सी आपको दिया गया है खाद्य जाल और एक बच्चों आपको दिया गया है खाद्य वृक्ष यानी कि डी। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने अटेंडेंस सबमिट करानी है और साथ ही साथ सभी बच्चों को प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ऑप्शनों को चूज करना है और लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना आंसर सबमिट करा देना है। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है। खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला, एक सी आपको दिया गया है खाद्य जाल, एक डी आपको दिया गया है खाद्य वृक्ष। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो पहला विकल्प आपको बच्चों दिया गया खाद्य क्रम जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक डी आपको दिया गया खाद्य वृक्ष, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक सी आपको दिया गया खाद्य जाल, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर सही विकल्प बच्चों आपका है खाद्य श्रृंखला। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जीवों के मध्य पोषण प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रख लेना है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है यानी कि फूड चेन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। चलिए आपसे निगेटिवली ट्रू पूछा गया बच्चों, जो घास के मैदान है अलग अलग महाद्वीपों में, उसका जो क्वेश्चन है वो 2 प्रकार से बनता है। एक आपके घास के मैदान गर्म इलाकों में है, जो गर्म इलाकों में है उनको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है, और ऐसे घास के मैदान जो ठंडे इलाकों में है उनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। अब उसने कहा शीतोष्ण नहीं है। शीतोष्ण नहीं का मतलब यानी कि वो आपसे उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है। इन 4 में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो शीतोष्ण घास के मैदान है, एक विकल्प बच्चों ऐसा है जो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है बल्कि उष्ण घास का मैदान है, वही आप लोगों को फाइंड कर कर बताना है। चलिए 4 विकल्प बच्चों आपके पास कौन कौन से हैं। एक है कैंपोज, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक कीजिएगा, कंपास नहीं है, ये है कैंपोज, ठीक है। एक आपको दिया गया है डाउन्स, एक दिया गया है प्रेयरी और एक दिया गया है पंपाज। आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों, इन 4 में से 3 ठंडे घास के मैदान है। तो आपको ये बताना है जो ठंडा घास का मैदान नहीं है वह कौन सा है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ए आपको दिया गया है कैंपोज, एक दिया गया है डाउन्स, एक दिया गया है प्रेयरीज, एक दिया गया है पंपाज। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने अटेंडेंस सबमिट करानी है। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। आई थिंक आपको 4 सेकंड दी गई थी, ये 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। चलिए यहाँ पर बच्चों पंपास घास के मैदान आपका गलत है, ये भी ठंडे घास के मैदान है, प्रेयरीज भी आपके ठंडे हैं, डाउन्स भी आपके बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है, तो ये भी आपके ठंडे हैं, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, नहीं का मतलब गर्म बताने हैं। यहाँ पर आपका राइट जो आंसर होगा बच्चों कैंपोज होगा, आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाना है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 16 घास के मैदान कहां पर है? 16 घास के मैदान बच्चों कहां पर है? ये भारत में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। तो ये पूर्वी घाट पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, या हिमालय में पाए जाते हैं, या फिर विंध्याचल की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना आंसर सबमिट कराना है। सभी बच्चों को 4 सेकंड का समय दिया गया है। उन्हीं 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराना है। 16 घास के मैदान भारत में कहां पर है? जिन बच्चों को घाट की जानकारी नहीं है, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है, और बच्चों ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पूर्वी घाट है। चलिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? आपके लिए पश्चिमी घाट है। चलिए हिमालय आई थिंक सब जानते होंगे यहाँ पर है, और विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग यहाँ पर है, नर्मदा नदी के पास में। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बात करते हैं सही विकल्प की। 4 विकल्प आपको दिए गए थे, एक पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय और विंध्याचल। तो बच्चों डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, और ए भी आपका गलत है। 16 घास के मैदान भारत में पाए जाते हैं, और भारत के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट वाले इलाके में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी भी पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वह आपका क्या कहलाता है? एक आपको दिया गया है भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, एक दिया गया है भू वैज्ञानिक चक्र, एक रासायनिक चक्र, एक इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प आपको दिया गया है। चलिए सभी विद्यार्थियों के पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी समय के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, एक सी रासायनिक चक्र, एक डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आई थिंक 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। बात करते हैं सही विकल्प की। ठीक है, डी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और बी भू वैज्ञानिक चक्रण ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण बच्चों क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? चलिए तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी बच्चे। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ए आपको दिया गया है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, एक बी दिया गया है टुंड्रा, एक सी आपको दिया गया है सवाना, एक आपको डी दिया गया है मरुस्थल। चलिए निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी कि भारत और पूरी पृथ्वी की यदि हम बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़े पारितंत्र का नाम क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन से क्षेत्र में बच्चों आपका बनता है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, और बात कर लेते हैं सही विकल्प। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो सही विकल्प की हम बात कर लेते हैं। डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। देखिएगा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो तब आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उस पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा वन है, और वही हिस्सा आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों का है, और यही पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसीलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र का दर्जा भी किसको दिया गया है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों को दिया गया है। चलिए आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आपके पास 4 विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो आप लोगों को बताना है। एक आपको दिया गया है वायु, एक दिया गया है तालाब, एक सी दिया गया है जल, एक बच्चों डी दिया गया है मृदा। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल, और डी आपको दिया गया मृदा। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल और मृदा।
चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी पूर्ण रूप से गलत है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है बच्चों तालाब है। तालाब देखो जीवों का जो समूह होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, और जनसंख्या का जो समूह होता है वो होता है समुदाय, और जो समुदाय का समूह होता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो तालाब एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन उसके अंदर भी आपको वनस्पति भी देखने के लिए मिलेगी, जलीय जीव भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे जीव आपको किसी भी तालाब में मिल सकते हैं। तो इसलिए हम तालाब को एक छोटे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि बी आपका यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? जब हम ह्यूमस की बात करते हैं तो बच्चों ह्यूमस मिट्टी में पाया जाता है। जब कोई मिट्टी पुरानी वनस्पति या गली सड़ी चीज़ों को या फिर कुछ मृत जीवों को जब मिट्टी में मिला देती है तो उस मिट्टी को हम ह्यूमस मिट्टी बोलते हैं। तो ह्यूमस मिट्टी यानी कि ह्यूमस से निर्माण होने वाली मिट्टी। तो ह्यूमस का निर्माण कौन करता है? एक आपको दिया गया है बच्चों उपभोक्ता, एक अपघटक, एक उत्पादक, एक डी आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ह्यूमस का निर्माण करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? एक है उपभोक्ता, एक है अपघटक, एक सी आपको दिया गया है उत्पादक, और डी बच्चों आपको दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक है? 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की बच्चों। तो उपभोक्ता आपको दिया गया है बच्चों डिस्प्ले के ऊपर, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, एक आपको दिया गया है उत्पादक, ये आपका गलत है, एक डी आपका गलत है। तो ह्यूमस के निर्माण में सबसे ज्यादा जो सहायक है वो अपघटक होते हैं, क्योंकि अपघटक ही किसी भी मृत पदार्थ को, गले सड़े पदार्थ को पूर्ण रूप से नष्ट करने का काम करते हैं। तो इसलिए आपका बी विकल्प आपका पूर्ण रूप से ठीक है। जैविक खाद के निर्माण में ह्यूमस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए ह्यूमस का निर्माण कौन करते हैं? अपघटक करते हैं, यानी कि जीवाणु, कवक आदि। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाने का रिवाज है? चलिए देखिए बच्चों, स्थानांतरित खेती क्या होती है? हम किसी स्थान पर खेती करते हैं और जब वो भूमि आपको पूरा प्रोडक्शन दे देती है, यानी कि उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, तो हम उस स्थान को छोड़कर फिर किसी दूसरे स्थान पर जाकर वनों को साफ कर लेते हैं और वहाँ पर दोबारा से हमारे द्वारा जो है खेती प्रारंभ की जाती है, फिर किसी तीसरे प्लेस पर, फिर किसी चौथे के। तो भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है? एक आपको दिया गया उत्तर पूर्वी भारत, एक दिया गया दक्षिणी क्षेत्र, एक दिया गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, एक आपको दिया गया दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। देखिएगा जहाँ पर वनों की कंडीशन अच्छी होगी वहीं पर स्थानांतरित खेती की जाती होगी। थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझिएगा। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाने का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, या फिर आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में? एक दिया गया है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी बच्चों का टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ पर बच्चों डी विकल्प की बात करते हैं तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो बहुत छोटा है, और आपने देखा भी होगा इंडिया के मैप में वो छोटा होता चला आता है और वहाँ पर वनों की कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब दक्षिण क्षेत्र का कोई मतलब आंसर बनता ही नहीं है। एक आपको दिया गया उत्तर पश्चिमी हिस्सा। अगर हम हिस्से की बात करते हैं उत्तर पश्चिमी, तो इसी हिस्से में आपका थार मरुस्थल पड़ता है, तो यहाँ पर भी वनों का परसेंटेज नहीं है। तो ये आपका सी विकल्प भी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। अब हम बात करते हैं बच्चों दक्षिण पूर्वी की। तो भारत का ये जो दक्षिण पूर्वी तटीय इलाका है, तो ये भी आपका हालांकि वन रखता है काफ़ी, लेकिन एज कंपेयर अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी की तो उसकी तुलना में कम होते हैं। तो भारत का उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, जैसे असम है, मिजोरम है, मेघालय है, तो ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वनों का परसेंटेज काफ़ी ठीक ठाक है, और वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी है। तो वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन होते हैं उनको काटकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पर जो खेती की जाती है उसको हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं, और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में इस प्रकार की खेती की जाती है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इन फ्यूचरली ये आपको काम आ सकता है। चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देना है। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं उन सभी बच्चों को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो क्लास का टाइम है 9 बजे का है, और आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। बात केवल लेक्चर की नहीं है, बात कैरियर की है। जो समय एक बार निकल जाएगा वो बच्चों कभी पुनः वापस नहीं आएगा। तो आप लोगों को बार बार मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को खुद से ही सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। 9 देखिएगा, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। बच्चों, जो खेती में डालने वाले उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक खाद और एक बच्चों होता है जैविक खाद, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा रासायनिक खाद नहीं है, ठीक है। एक विकल्प आपके पास है यूरिया, एक है पोटास, एक है फास्फेट, एक आपको दिया गया कंपोस्ट। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को राइट विकल्प का चयन करना है। अरे भाई, जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं सभी को यहीं से जुड़ जाना है और प्रत्येक क्वेश्चन पर पूरा फोकस करना है। रासायनिक खाद का उदाहरण नहीं है, यानी कि 4 में से 3 रासायनिक खाद है, एक रासायनिक खाद नहीं है, वो आपको बता देना है। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ बढ़िएगा क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, यूरिया एक रासायनिक खाद है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। पोटास भी एक रासायनिक खाद है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फास्फेट भी फैक्ट्री में तैयार किया जाने वाला एक रासायनिक उर्वरक है, तो ये भी आपका गलत है। जो कंपोस्ट खाद है ये एक जैविक खाद होती है, ठीक है, जिसको केंचुओं की सहायता से भी तैयार किया जाता है, गोबर से तैयार किया जाता है। तो कंपोस्ट जो खाद है इसको हिंदी में भी जैविक खाद बोलते हैं, तो उससे भी आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलने वाली है। ये एक जैविक खाद है, ये रासायनिक खाद नहीं है। तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही विकल्प होगा वो आपका डी होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। 4 पर्वत आपको दिए गए हैं, इन 4 में से आपको एक को चूज करना है। सॉरी, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। आपको 4 पर्वत बच्चों यहां पर दिए गए हैं, आपको एक ऐसे पर्वत का चयन करना है जो ज्वालामुखी पर्वत है। एक आपको दिया गया है यूराल पर्वत, यूरोप के अंदर पाया जाएगा। अपलेशियन पर्वत दिया गया है, एक अफ्रीका का किलिमंजारो दिया गया है, और एक दिया गया अरावली भारत का। तो बच्चों इन 4 में से एक ऐसा है जो ज्वालामुखी पर्वत है, बाकी 3 ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। आपको उस पर्वत का चयन करना है जो ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए 4 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, उसी के अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। चलिए चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो अरावली आपका पूर्ण रूप से गलत है, यहाँ पर यूराल भी गलत है, अपलेशियन भी आपका गलत है, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है, यानी कि सी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है और काफी खास भी है पेपर के एंगल से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। हमारे इंडिया में जो हिमालय है, हिमालय की बहुत सारी चोटियां हैं, आपको 4 चोटी दी गई हैं और उन 4 चोटियों में से भारत के हिसाब से बताना है, विश्व के हिसाब से नहीं बताना है, ठीक है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बच्चों। एक आपको दिया गया है माउंट केटू, और एक दिया गया है माउंट एवरेस्ट, एक दिया गया माउंट कंचनजंगा, एक दिया गया माउंट धौलगिरी। चलिए चलिए, अरे भाई तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी बच्चे। बस आपको इतना बताना है जो भारत की सबसे बड़ी हिमालय की चोटी है उसका नाम क्या है, विश्व की नहीं बताना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में माउंट एवरेस्ट घूम रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अगर विश्व की पूछी जाएगी तब आपको माउंट एवरेस्ट बताना है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें भारत की बतानी है, तो इसलिए आप माउंट एवरेस्ट पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। चलिए बच्चों, डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है। कुछ बच्चे सी भी दे रहे हैं, तो सी में और ए में मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूं। बी आपका पूर्ण रूप से गलत है। सी माउंट कंचनजंगा भी आपका गलत है, और ए की बात करते हैं तो ए आपका पूर्ण रूप से सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है बच्चों, ये पाक अधिकृत है। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है या जिस पर विवाद है, जिसको हम POK भी बोलते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। कंचनजंगा कुछ बुकों में दिया गया है जो कि गलत है। अगर हम इन चारों को ही रैंक देते हैं विश्व के हिसाब से, तो बच्चों सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ता है, न कि भारत में। तो इसलिए पहली रैंक इसकी हो जाती है, दूसरी रैंक इसकी हो जाती है और तीसरी रैंक आपकी इसकी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये आपको कंपेयर करना है, यदि माउंट K2 दिया गया है, साथ ही साथ माउंट कंचनजंगा दिया गया है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो K2 को प्रेफरेंस देंगे, ना कि कंचनजंगा को। लेकिन यदि ऑप्शन में K2 नहीं है तब आप कंचनजंगा को आंसर पुट कर सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूरी दुनिया के 4 पठार आपको दिए गए हैं और आप लोगों को ये बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, ये भारत में पाया जाता है। मालवा का पठार, ये भी भारत में पाया जाता है। एक छोटे नागपुर का पठार, ये भी भारत में पाया जाता है। एक तिब्बत का पठार भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास 4 पठार हैं। इन 4 पठार में से दुनिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वह कौन सा है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है बच्चों वो कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और तिब्बत का पठार। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। यहाँ पर दक्कन का पठार एक गलत आंसर है, मालवा का पठार गलत है, छोटे नागपुर का पठार आपका गलत है, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना, ठीक है। तिब्बत में ही पड़ता है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी खास हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। जो आर्कटिक मरुस्थल है उसका दूसरा नाम बच्चों क्या है? एक दिया गया है टुंड्रा, एक दिया गया है टैगा, एक दिया गया है सवाना, एक दिया गया है स्टेपीज। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी के आंसर आ जाने चाहिए। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा, टैगा, सवाना और स्टेपीज। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बात करते हैं सही आंसर की बच्चों। जो आर्कटिक मरुस्थल है उसका दूसरा नाम क्या है? स्टेपीज नहीं है, सवाना भी नहीं है, टैगा भी नहीं है। उसके लिए आपको राइट आंसर किसको चूज करना पड़ेगा? टुंड्रा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता देता हूं, जो सवाना है और स्टेपीज है ये आपके घास प्रदेश है, तो मरुस्थल तो है ही नहीं, तो फिर कोई चांस आपका है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो टैगा है ये वन प्रदेश है, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब कौन बचता है आपका? टुंड्रा, तो वही आपका सही विकल्प होगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं तो लगभग ये वाला जो हिस्सा है ये आर्कटिक मरुस्थल का है और इसका दूसरा नाम टुंड्रा मरुस्थल प्रदेश भी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये भी काफी खास क्वेश्चन है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम आप लोगों को बताना है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम सभी बच्चों को बताना है। एक आपको दिया गया है थार का मरुस्थल, एक गोबी का मरुस्थल दिया गया है, एक टकला मकान दिया गया है, एक कराकुम दिया गया है। आपको एशिया के 4 मरुस्थल दिए गए हैं। इन 4 मरुस्थल में से आपको चयन कर लेना है कि जो एशिया का सबसे बड़ा है वह आपको बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ज़्यादा समय हमें क्वेश्चंस में नहीं लगाना है और आपको तेजी के साथ आंसर देने। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? सभी स्टूडेंट के पास 4 सेकंड है, उसी के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराओगे। चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं आंसर की तरफ बच्चों। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, ए थार का मरुस्थल ये भी आपका गलत है। अब हम बात कर लेते हैं गोबी का मरुस्थल, ठीक है। गोबी का मरुस्थल ये आपका मंगोलिया में पड़ता है और ये गोबी चीन मंगोलिया, हाँ चलो ठीक है, उसी क्षेत्र में पड़ता है मंगोलिया की साइड, ठीक है। थोड़ा सा चाइना की तरफ भी इसका जो है विस्तार है, आपको ध्यान रखना है, मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है बच्चों? गोबी का मरुस्थल। थार मरुस्थल का क्वेश्चन भी कभी कभी पेपरों में आता है। यदि आपसे पूछा जाता है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो कि भारत राजस्थान में भी पड़ता है और कुछ पाकिस्तान में भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये पूछा गया था पूरे एशिया का सबसे बड़ा, तब आपको बताना है गोबी, और केवल दक्षिण एशिया का पूछा जाता है तब आपको बताना है थार का मरुस्थल। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, ठीक है। आपको बच्चों विकल्प के रूप में 4 नदी दी गई हैं और चारों ही नदियों की जो डायरेक्शन है उन सभी नदियों की डायरेक्शन आपकी पूर्व से पश्चिमी है। तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रख लेना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है।
लोनी है, साबरमती है, ताप्ती है और नर्मदा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को ये बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी ऐसी नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए 4 सेकंड का आप लोगों के पास समय है, उन्हीं 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपना राइट आंसर सबमिट करा देना है। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा, सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहां पर आपका ए पूर्ण रूप से गलत है, साबरमती आपका गलत है, ताप्ती भी गलत है, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो एग मार्क बनाया जाता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? गुणवत्ता को, पैकेजिंग को, संसाधन को, या डी आपको दिया गया उत्पादन को। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एग मार्क किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बनाया जाता है तो वो किस चीज का इंडिकेशन होता है? गुणवत्ता का, पैकेजिंग का, संसाधन का, या डी आपको दिया गया उत्पादन का। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। डी आपका गलत है, उत्पादन, संसाधन भी आपका गलत है, पैकेजिंग भी गलत है। एग मार्क जो बनाया जाता है वो किसी भी प्रोडक्ट की खाद्य गुणवत्ता को दर्शाता है, तो इसलिए ए विकल्प आपका ठीक हो जाता है। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी ध्यान रखनी है, टेट के अंदर और सी टेट के अंदर ये मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है, ये आपको पहले भी फेस हुआ होगा, इन फ्यूचरली भी आपको ये फेस होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बच्चों कौन सी संस्था बनाई गई है? एक दिया गया है IUCN, एक आपको दिया गया यूनिसेफ, एक दिया गया IUPAC और एक दिया गया WHO। 4 संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय की आपको दी गई है, लेकिन इसमें से एक संस्था ऐसी है बच्चों जो वन्य जीवों की संरक्षण के लिए आपको याद रख लेनी है। ठीक है, आपके पास 4 विकल्प हैं, तेजी के साथ जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? एक दिया गया IUCN, एक यूनिसेफ, एक IUPAC दिया गया है, एक WHO आपको दिया गया है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है, ये वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत है। IUPAC ये भी आपका गलत है। यूनिसेफ बच्चों के लिए, ये भी आपका गलत है। लेकिन बच्चों आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए है, लेकिन ये 2 संस्थाएं हैं, एक IUCN है और एक बच्चों मैं दोनों बता देता हूँ आपको, एक UNEP, ठीक है, पर्यावरण के लिए UNEP भी है, ये भी वन्य जीवों के लिए है, और IUCN ये भी वन्य जीवों के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो तब जैव विविधता कैसी होती है? तो ये जब ध्रुव से है ये, ठीक है, यानी कि देखो बच्चों ये आपकी गोल पृथ्वी है, ये ध्रुव है, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जो आपकी जैव विविधता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जीवों में जो विविधता है उसको जैव विविधता बोलते हैं। तो अब आप लोगों को पढ़ना है बड़े ध्यान से। जब हम पृथ्वी के ध्रुवों से पृथ्वी की भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैव विविधता घटती है, या जैव विविधता बढ़ती है, या जैव विविधता स्थिर रहती है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। यदि हम गोलार्धों से, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से यात्रा करते हैं और वो यात्रा हमारी किसकी तरफ होती है? भूमध्य रेखा की तरफ होती है, तो जैव विविधता पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, ए भी गलत है, बी आपका पूर्ण रूप से सही है। देखिएगा बच्चों, एक तो पृथ्वी का एरिया बढ़ जाता है,
दूसरा साथ ही साथ जलवायु भी चेंज हो जाती है, साथ ही साथ बारिश की मात्रा भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ वनों का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। तो जब जलवायु भी चेंज हो रही है, जलवायु भी अच्छी है, वनों का परसेंटेज भी ज़्यादा है, बारिश का परसेंटेज भी ज़्यादा है, प्राकृतिक प्रदेश भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जीव की संख्या भी ज़्यादा होगी और जीवों में विविधता भी ज़्यादा होगी। आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मैं सभी बच्चों से आशा करता हूं कि सभी बच्चे बड़े मन लगाकर आज की क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन सभी बच्चों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और डेली, प्रतिदिन डेली आपको 9 बजे के समथिंग लाइव आ जाना है। इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड की जाती है और जो क्लास का समय है वो 9 बजे है। डेली यहाँ से आपको लाइव हो जाना है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस बच्चों उसको कहा जाता है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो इन 4 में से 3 गैस ऐसी हैं जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है, इसलिए उनको ग्रीन हाउस गैस कहा गया है। लेकिन बच्चों एक गैस ऐसी भी है जो पृथ्वी के तापमान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं करती है, वही आपको फाइंड कर कर बतानी है, ठीक है। एक आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, एक दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, एक दिया गया है हीलियम और एक डी आपको दिया गया है मीथेन। चलिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। चलिए, 4 सेकंड का समय बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की, ठीक है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गलत है, ये तो सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेदार है। पूरी पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण CO2 है, ठीक है। दूसरा प्रमुख कारण CFC है, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये 2 गैस आपके क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। चलो, सबसे ज़्यादा CO2 जिम्मेदार है, तो ये तो गलत हो गया आपका। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपका गलत है, मीथेन भी आपका गलत है, ठीक है। अब आपके लिए बचता है C। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपकी जो क्लास है वो ख़त्म हो जानी है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रतिदिन डेली रात के 9 बजे आप लोगों को लाइव आना है, ठीक है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? एक आपको दिया गया है कागज, एक आपको दिया है कपड़ा, एक है धातु और एक डी आपको दिया गया है प्लास्टिक। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे सभी को सही बताना है, ठीक है। इतना सोचना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लिए 4 विकल्प हैं बच्चों। बात करते हैं सही विकल्प की। कागज गलत है, ये हानि नहीं पहुंचाता है क्योंकि ये मिट्टी में अगर मिल भी जाता है तो आसानी के साथ गल जाता है, ठीक है। कपड़ा भी गल जाता है, ये भी हानिकारक नहीं है। धातु भी आपकी कुछ समय के बाद गल जाती हैं, तो ये भी आपका पूर्ण रूप से क्या है, गलती हो जाता है यहाँ पर। लेकिन पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी को बंजर बना देगा, यदि हम उसे जलाते हैं तो वो वायु प्रदूषण के रूप में हमारे वायुमंडल में मौजूद होगा। इसका मतलब प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आज का जो संडे है आप सभी का कैसा गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की जो क्लास है ये आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका जो भी फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। चलिए, सभी बच्चों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।